हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल द लाइट में स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th चैप्टर 4 करेंगे और उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। वैसे हमने चैप्टर 4 का वीडियो बना रखा है और उसमें अच्छे से समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपका प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उदारवाद का अर्थ क्या है। उदारवाद को मैंने अच्छे से समझा रखा है वीडियो में। आज हम इसके प्रश्न देखते हैं। तो उदारवाद एक विचारधारा है जिसे पूंजीवाद भी कहा जाता है, जो मानवता और सामाजिकता से ज्यादा आर्थिक लाभ के पक्षधर है और स्वहित, तर्कपूर्ण प्रतियोगिता, स्वनियंत्रित बाजार और निजी संपत्ति में विश्वास रखता है। इसे बाजार मूलक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, जहां वस्तुओं और सेवाओं पर बाजार का नियंत्रण होता है। तो ये आंसर है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के विलुप्त होने से क्या अभिप्राय है। राज्य के विलुप्त होने का अर्थ है राज्य द्वारा किए जाने वाले कल्याणकारी कार्य जो वह अपने नागरिकों और समाज के लिए करती है, उसमें कभी कमी आना तथा राज्य के स्थान पर बाजार का हस्तक्षेप का विस्तार होना, संपूर्ण शक्ति बाजार व निजी स्वामित्व के हाथों में हो जाना, सरकार तथा राज्य का अपने कार्यों से हाथ खींचना, उनके स्थान पर बाजार को अपनी शक्तियां प्रदान करना, यही राज्य के विलुप्त होने का अभिप्राय है। मैंने एग्जैक्ट आंसर लिखा है और इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको सही उत्तर लिख पाएंगे और आपको उत्तर के अच्छे अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मार्क्सवाद की विशेषता के रूप में विवेचना कीजिए। मार्क्सवाद, उदारवाद, इसके इसको मैंने अच्छे से समझा रखा है, वीडियो जरूर देखें, तभी आपको समझ आएगा। वरना आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि मार्क्सवाद क्या है, उदारवाद क्या है। तो इसलिए जरूरी है वीडियो देखना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उन सब सामान्य सिद्धांतों का कुल योग है जो स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं। सामाजिक परिवर्तन भौतिक घटकों के कारण और द्वंद्वात्मक भौतिकवादी प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिक प्रक्रिया त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। उत्पादन के संबंध किसी भी समय पर समाज का आधार होते हैं, उन्हें जिन्हें लोगों के बीच सामाजिक संबंध जाता है। मार्क्सवादियों के लिए उत्पादन के संबंध है। उत्पादन की शक्तियां वे तत्व होती हैं जो उत्पादन के संबंधों से उत्पन्न होती है, परंतु ये संबंधों के विरुद्ध होने के बावजूद नई विधियों के माध्यम से अधिक उत्पादन का वायदा करती हैं। उत्पादन की नई पद्धति से उत्पादन के संबंधों और उत्पादन ताकतों दोनों के गुण को, इसलिए आर्थिक विकास का ही ये उच्चतर अवस्था है। तो ये मैंने पढ़ भी दिया है ताकि अगर कोई शब्द सही से ना लिखा हो और समझ ना आ रहा हो तो आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या मार्क्सवाद आज भी प्रासंगिक है, यानी मार्क्सवाद की आज इसका उपयोग हो रहा है। तो आपको बताना है हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी प्रासंगिक है आज के टाइम में। मार्क्सवाद ने ये एक दर्शन और एक व्यवहार के रूप में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया कर लिया है। इसका आकर्षण सभी सीमाओं और को और वास्तव में सभी कमियों को पार करता है। इसके विरोधी भी, इसके प्रशंसक भी आश्वस्त हैं। मार्क्सवाद की अवधारणाओं ने वास्तव में निराशा निराशा किया है। कारण चाहे कुछ भी हो, परंतु व्यवहार में मार्क्सवाद असफल हुआ है। एक मुख्य कारण इसके केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां हैं और सर्वहारा की तानाशाही साम्यवादी पार्टी की तानाशाही बन जाती है और पार्टी की तानाशाही एक व्यक्ति की तानाशाही बन जाती है। सोवियत संघ के में मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा प्रारंभ किए गए सुधार आंदोलनों में यूरोप अपितु लगभग पूरे विश्व में साम्यवादी आंदोलन का अंत का प्रारंभ कर दिया। साम्यवादी चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था में अनेक उदारवादी कदम उठाए, इसलिए कहा जा सकता है कि आज वर्तमान में मार्क्सवाद की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। तो मार्क्सवाद की प्रासंगिकता के बारे में पूछा तो ये उत्तर है, आप जरूर इसको लिखें। और अगला प्रश्न है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि गांधीवाद पश्चिमी सभ्यता की आलोचक थे, यानी वो गांधीवाद पश्चिमी सभ्यता को अच्छा नहीं मानते थे। किस आधार पर आप ये कह सकते हैं, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, तो आपको अपनी सहमति प्रकट करनी है। तो गांधी जी पश्चिमी सभ्यता के आलोचक थे। पश्चिमी सभ्यता के विरुद्ध उनकी शिकायत भी ये थी कि उनमें आध्यात्मवाद के सार को नष्ट करता है। वे मनुष्य के पाश्चात्य रूप को एक परमाणविक शक्ति मानते थे जो
हार्ड मास से तो बना है, परंतु उसमें आत्मा नाम की चीज नहीं है। पश्चिम में प्रचलित राज्य के मुकाबले गांधी जी ने राम राज्य की वकालत की। चीजों को पश्चिमी ढंग से केंद्रीकरण के माध्यम से प्रबंध के मुकाबले वे केंद्रीकरण के समर्थक थे। भौतिकवाद, औद्योगिकरण और पूंजीवाद के विरुद्ध उन्होंने स्वदेशी कुटीर उद्योग और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के पक्ष में सशक्त विचार दिए, यानी वो पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा क्या थी? यानी राम राज्य के बारे में उनकी अवधारणा क्या थी जो बताते थे कि राम राज्य होना चाहिए? गांधी जी का कहना था कि राज्य अपने आदर्श चरित्र को तब प्राप्त कर सकता है जब अहिंसा का समर्थन करे। गांधी जी के राम राज्य की आत्मा यही है कि ये एक आत्म नियंत्रण व्यवस्था है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक स्वयं है और अपने पड़ोसी के लिए बाधा नहीं है। गांधी जी के विकेंद्रीकरण का एक आर्थिक पक्ष है। उन्होंने आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए भी कहा है। उन्होंने ग्राम लघु कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के माध्यम से ग्राम अर्थव्यवस्था की वकालत की। वास्तव में वह आत्मनिर्भर ग्राम अर्थव्यवस्था चाहते थे। स्वदेशी का सिद्धांत वह भावना है जो हम में अपने बिल्कुल निकट के पड़ोसी की सेवा करने की अपेक्षा रखती है। तो ये इनकी राम राज्य की अवधारणा थी। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने 6 प्रश्न अभी तक कंप्लीट किए चौथे चैप्टर के, और आशा है कि आपको ये जो आंसर है आज समझ भी आए होंगे। अगर आप वीडियो देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ आया होगा, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और इस तरीके से मैंने आंसर लिखे हैं आपके लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और बाकी आप समझ के अच्छे से आंसर लिखें। और अगर पसंद आए आपको तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम इसी तरीके से वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। और कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें।